कंप्यूटर कंप्यूटर के बेसिक में हमें क्या पढ़ना है ये एक बार डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आईसीटी हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले तो हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर साल एक क्वेश्चन आता है। आप अगर पेपर देखेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगा के एनालिसिस करेंगे तो स्टार्टिंग में एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता था कि हिस्ट्री में 5 जनरेशन है और उन 5 जनरेशन में से एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता था। अब क्या करते हैं, सेट 1 और सेट 2 दो सेट दे दिए और आपको मिलान करने के लिए आ जाता है। उसमें बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स हैं, उनमें एक हिस्ट्री का टर्म भी है और वो भी आपको मैच करना है। बिल्कुल ठीक है, मैं हिंदी के टर्म्स भी आपको लिख दूंगी। कोशिश करें अवॉइड करें कुछ चीजों को हिंदी के टर्म्स ना पढ़ें, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे वो आसान भी है और वो यूज टू हो जाएंगे उसको पढ़ने के लिए। बाकी अगर आप हिंदी में ऐसे सोचें कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों की शब्दावली समझ लूं, तो कई बार ऐसा होता है कि हिंदी एकदम अलग होती है। हिंदी का जो मतलब होता है वो उसमें एग्जाम में भी आप देखेंगे कि हिंदी कई बार एक ही शब्द के 2-2, 3-3 हिंदी के मतलब अर्थ हो सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं हिंदी में कन्वर्ट हो सकते हैं, ट्रांसलेशन हो सकता है। तो कई बार मैंने देखा है कि प्रोसेसिंग को प्रसंस्करण भी लिखते हैं और प्रोसेसिंग को और शब्द भी उन्होंने दिए रहते हैं, तो हिंदी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो प्रोसेसर को प्रोसेसिंग ही बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, बस आपको पता हो हिंदी में कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बाकी हिंदी पढ़ो, हिंदी का जो शब्द नहीं आ रहा है उसको इंग्लिश में पढ़ लो कि अच्छा ये शब्द ये कहना चाह रहा है, बस बात खत्म। क्योंकि इंग्लिश में जितना ज्यादा कंप्यूटर पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है, ठीक है। हिंदी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कंप्यूटर के लिए, क्योंकि सिर्फ इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इंडिया ने कंप्यूटर नहीं बनाया, विदेश में बना है, अमेरिका ने बनाया है, इस वजह से वो हिंदी में नहीं इंग्लिश में, ठीक है। चलो, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर के प्रकार, कितने प्रकार के आपके कंप्यूटर होते हैं। आजकल इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, पिछले 2-3 सालों में मुझे एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, बट स्टिल हमें पढ़ना है क्योंकि बेस जब तक तैयार नहीं होगा आगे हम नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में आपका क्या क्या आ जाता है, यहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट। ये जो चीजें हैं इनका हिंदी कुछ भी नहीं है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट, आउटपुट, हिंदी में कुछ भी नहीं है। इसको मैं हिंदी में भी लिखूंगी तो हार्डवेयर ही लिखूंगी, सॉफ्टवेयर ही लिखूंगी, मेमोरी, सीपीयू, इनपुट और आउटपुट। ये 6 कंपोनेंट है। इन 6 कंपोनेंट से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आता है। अब आजकल यूजीसी नेट ने क्या किया है, पहले एक क्वेश्चन जैसे आपका है, क्वेश्चन लिखा, उसका ऑप्शन दे दिया, अब एक क्वेश्चन। अब क्या करते हैं वो सेट 1 और सेट 2 दे देते हैं। सेट 1 में कुछ कंपोनेंट्स दे दिए, जैसे कौन सी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन, एक क्वेश्चन समझ लीजिए मेमोरी का हो गया। दूसरा दे दिया सेकंड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी, यहाँ पे हिस्ट्री का भी क्वेश्चन उन्होंने दे दिया। थर्ड आपसे पूछ लिया कि यहाँ पे जॉयस्टिक कौन सी डिवाइस है, अब इनपुट है या आउटपुट, वो आपको मैच करनी। तो इस तरह से सेट 1 सेट 2 करके 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दे देते हैं जिसको आपको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्मार्ट हो गए, एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, मतलब 5 टॉपिक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपको ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, इससे भी 1 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। देखने में अब लगता है कि एक ही क्वेश्चन आया है, बट उस एक क्वेश्चन में
4 अलग अलग सब्जेक्ट्स के, सॉरी 4 अलग अलग टॉपिक्स के ऑप्शंस पूछे जाते हैं, है ना। बिल्कुल, ये मैं भी मानती हूँ, क्योंकि आज के 2-3 साल पहले जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब एग्जाम इतना टफ नहीं हुआ करता था, या फिर इतना ट्रिकी, टफ नहीं बोलेंगे, टफ तब बोलेंगे जब हमने पढ़ा ना हो या हमें आता ना हो। ट्रिकी इतना पहले ट्रिकी नहीं था जितना कि अब होता गया है। पिछले 5 साल का पैटर्न देखिए आप, तो काफी चेंज करते चले जा रहे हैं। पहले था 5 क्वेश्चन पूछते थे, अलग अलग 5 क्वेश्चन पूछे, उसी से रिलेटेड आपको ऑप्शन दे दिए, खत्म। अब क्या करते हैं कि उन 5 क्वेश्चन में आपसे 10 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं सेट वाइज, या फिर आपसे कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। इस चक्कर में एक से ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। इसका मतलब कि आपको पता होना चाहिए हर जितनी भी लाइंस है उनका मतलब, ठीक है। चलिए, इनपुट एंड आउटपुट। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है, मेजर पार्ट है आपका कंपोनेंट। कंपोनेंट के बाद जो आपका पार्ट है मेजर, वो आपको पढ़ना है फाइल फॉर्मेट। फाइल फॉर्मेट, क्योंकि इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइल फॉर्मेट का मतलब जब कंप्यूटर में कोई चीज सेव की जाती है तो उसको हम कैसे पहचानते हैं कि ये इमेज है, कैसे पहचानते हैं ये वीडियो है, ऑडियो है या पीडीएफ है। तो उसका एक प्रारूप होता है, उसका एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट से जब हम सेव करते हैं तो हमें समझ में आती है कि ये फाइल इमेज है। जैसे कोई भी फाइल है, जैसे path.jpg, मैंने एक फाइल सेव पाथ। अब पाथ नाम से जो फाइल है ये क्या है, एक इमेज है, ऑडियो है, वीडियो है। इसको हम पता करेंगे इस डॉट के बाद जो यहाँ पे लिखा रहेगा उससे। तो यहाँ ये लिखा jpg, तो इसका मतलब path.jpg ये आपकी क्या है, एक इमेज फाइल है। यही path डॉट अगर VOV लिखा होता तो वो क्या होती, आपकी एक वीडियो फाइल होती। इस तरह से हम पता करते हैं कि किस फाइल का क्या प्रारूप है, या यहाँ पे फाइल फॉर्मेट को हम फाइल एक्सटेंशन भी बोलते हैं। फाइल एक्सटेंशन भी यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फाइल फॉर्मेट के बाद दैट्स इट, वायरस या मालवेयर जिसको हम बोलते हैं। मालवेयर क्या होते हैं, जो आपके अलग अलग वायरस आते हैं, चाहे वो नेट के थ्रू आए, चाहे वो ऑफलाइन पेन ड्राइव के थ्रू आए। ये सारे जैसे वायरस बॉम्ब, ट्रोजन, लॉजिक बॉम्ब, फिशिंग क्या है, स्पाईवेयर क्या है, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं आपकी मालवेयर में। इसके बाद जो है वो आपका है नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस, नेटवर्क में कौन कौन सी डिवाइसेस आपकी इस्तेमाल की जाती हैं, कौन कौन से उपकरण, जैसे राउटर क्या है, गेटवे क्या है, रिपीटर क्या है, ये भी सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट और नंबर सिस्टम। मेमोरी यूनिट एंड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। मेमोरी यूनिट मतलब मेमोरी की इकाई, और नंबर सिस्टम क्या है जिसमें आप पढ़ते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 नंबर सिस्टम क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे, ठीक है। फाइल या फोल्डर, देखें फोल्डर, एक फोल्डर में कई फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो फोल्डर जैसे फाइल क्या है, एक पेज है, और फोल्डर क्या है, कई पेजेस को कंटेन कर सकता है, समझ रहे हैं। तो उसी तरह जब हम फोल्डर की बात करते हैं तो फोल्डर में बहुत सारी चीजें, अब सिर्फ फाइल का मतलब एक पेज नहीं, उस फाइल के अंदर आप और भी सारी चीजें रख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह एक फोल्डर के अंदर आप एक सॉफ्टवेयर भी रख सकते हैं, एक इमेज फाइल भी रख सकते हैं, वीडियो फाइल भी रख सकते हैं, ऑडियो फाइल। तो फोल्डर और फाइल दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं हिंदी में लिखूंगी, ये सिर्फ सिलेबस समझा रही हूँ, इसलिए मैंने पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखा है।
ठीक है। सिलेबस के बाद जब हम थ्योरी पे आएंगे वहाँ पे मैं हिंदी में भी लिखूंगी, उसकी चिंता ना करें। मैंने पहले ही बोला कि ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ठीक है। चले, मेमोरी यूनिट एंड नंबर सिस्टम, ये हमें डिस्कस करना है। इसमें आईसीटी में इस मेमोरी का आपके अलग से दिए गए हैं। तो अभी फिलहाल ये सारी चीजें पढ़नी है। जो भी एक आध टॉपिक मैंने मिस किया होगा कि और भी एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है, वो हम जब थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईसीटी से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसको बोलते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका क्या है। जब आप सबसे पहले दो टर्म्स को ऐड किया गया। पहला तो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले सोचिए जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, राइट, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते थे, अगर आपको कोई संदेश पहुंचाना है तो आप क्या करते थे, एक कबूतर भेजा जा रहा है, घोड़े के द्वारा लोग जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी जब नहीं है या फिर कार के थ्रू जा रहे हैं, बस के थ्रू जा रहे हैं, तो हम फिजिकल जो भी इक्विपमेंट है उनका इस्तेमाल करें, जो भी फिजिकल सिस्टम है उसका इस्तेमाल करें, राइट। लेकिन जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई तो सूचना को संचारित करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कितने सारे काम आपके आसान हो गए। आपको अगर कुछ भी मतलब बिलिंग करनी है तो आपके पास एक मशीन है, वहाँ पे भी क्या है, सूचना को हमने किससे ऐड कर दिया, जो भी हमारे पास सूचना थी उसको हमने टेक्नोलॉजी से ऐड कर दिया। या फिर कोई भी वेबसाइट हमने बना दी, उसमें हमने बहुत सारी सूचनाएं डाल दी। अब किसी को भी अगर वो सूचना चाहिए तो वो उस वेबसाइट पे जाए और उसके बाद उस सूचना को वो ले सकता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन का टर्म कहाँ से आया, कम्युनिकेशन का टर्म तब इंट्रोड्यूस हुआ जब आप ऑडियो और वीडियो, अभी तक क्या था, सिर्फ इंफॉर्मेशन, सिर्फ सूचना की बात कर रहे थे, ठीक है, कि हमने कुछ लिख दिया, वो एक सूचना है, वो एक इंफॉर्मेशन है, उसको कोई भी पढ़ सकता है। अब बात हो रही है ऑडियो और वीडियो की भी, हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, हम अपनी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। जैसे पहले सेमिनार्स होते थे, अब वेबिनार्स हो रहे हैं। सारी की सारी मीटिंग्स आपकी किसके थ्रू हो जा रही हैं, ऑनलाइन, इंटरनेट के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू, ऑडियो कॉल के थ्रू। तो जब आपका कम्युनिकेशन भी ऐड हो जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ, तो हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन दोनों अलग अलग टर्म है। इन दोनों टर्म्स में हमने क्या ऐड किया है, टेक्नोलॉजी को ऐड किया है, जिससे कि सूचना के साथ साथ हम संचार भी कर पा रहे हैं या फिर अपनी आवाज को ऑडियो और वीडियो कॉल के थ्रू संचारित भी कर सकते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी आईसीटी। अब आईसीटी के माध्यम से, जैसे ये लाइव क्लास है, तो ये लाइव क्लास भी किसके माध्यम से हो रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो है ही, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक और टर्म ऐड हो गया है, कम्युनिकेशन। तभी तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, तभी तो ये जो संचार है, मेरी आवाज़ का संचार है, ये पॉसिबल हो पा रहा है जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कम्युनिकेशन का भी टर्म लेकर आते हैं, तो इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नहीं तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक वेबसाइट पे लिख के दे देती, आप वहाँ से पढ़ लेते, वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सिंपल सी बात है, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं खुद से आपको पढ़ा रही हूँ, लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल ये डेली क्लास आपकी 9 बजे से ही होगी आज से, ठीक है। जस्ट ठीक है। अब ये तो उस टाइम पे मैं भी नहीं थी, या फिर मेरा कोई जन्म रहा होगा तो रही होंगी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि कभी कबूतर कैसे पहुंचाता था, बट यस
कबूतर एक बहुत बड़ा मैसेंजर कहलाता है। एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी संचार, कोई भी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना होता है तो कबूतर एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, एसेट था उस टाइम पे, कि एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज पहुंचाने का मैसेंजर था, राइट। चले, हाँ जो भी था प्रैक्टिस करवाते थे, या आई डोंट नो, कबूतर के अंदर कोई सेंस होता होगा जिससे वो ये सारी चीज़ें सेंस कर लेते हैं, ठीक है। चले, तो मेन मुद्दा ये है कि हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। कबूतर का ज़माना अब चला जा चुका है ना। तो आईसीटी की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब उसमें हम कम्युनिकेशन ऐड करते हैं, इसी वजह से आप सब जगह देखिए तो आईसीटी ही पढ़ाया जाता है। एसएससी में भी जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो आईसीटी के नाम से, या फिर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आईसीटी के नाम से, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं रह गया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका आ गया है, राइट। अब आपको एडवांटेजेस क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये सब मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगी। यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कोई भी थ्योरी पार्ट पढ़ के, क्योंकि आपको सबको पता है कि एडवांटेजेस वो सिर्फ एक बार सरसर नजर डालनी है आपको कि रियल टाइम कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है, इसकी वजह से फ्रॉड बहुत सारे हो रहे हैं तो डिसएडवांटेज है ये इसका। ये सब हम अपने ह्यूमन माइंड से, या फिर आप कह सकते हैं कि हमें पता है अच्छी चीज़ें क्या हैं और बुरी चीज़ें क्या हैं किसी भी चीज़ की, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है इससे, इसलिए मैं इसका पीडीएफ दे दूंगी आपको। एक टर्म आता है आपका आईसीटी में, डिजिटल डिवाइड, राइट। कई बार आपसे पूछा गया है। यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैंने डिस्कस नहीं किया है, डायरेक्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, डिजिटल डिवाइड। एक टर्म है सिंपल, डिजिटल डिवाइड। किसी को पता है डिजिटल डिवाइड क्या है? डिजिटल डिवाइड एक खाई है जिनके पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है और जिनके पास इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं रूरल और अर्बन एरिया के बीच में जो इन टेक्नोलॉजी का गैप है उसको हम क्या बोलते हैं, डिजिटल डिवाइड। और इसका हिंदी में होता है अच्छा हिंदी में यहाँ पे लिखा भी नहीं है मैंने, सॉरी, हिंदी में मेरे पास भी नहीं है, आई गेस कुछ कोई विभाजन है, डिजिटल विभाजन। हाँ, आपके एग्जाम में भी आएगा तो डिजिटल को डिजिटल ही लिखेंगे, या फिर अंकीय विभाजन। यहाँ पे इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है अंकीय विभाजन। अब अंकीय विभाजन या डिजिटल डिवाइड, मेरे हिसाब से आप लोग डिजिटल डिवाइड अगर पढ़ेंगे वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो डिजिटल डिवाइड क्या है, ग्रामीण, अच्छा ग्रामीण का मतलब ये भी नहीं है कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है बट उसके पास सारी सुविधाएं नहीं, ऐसे लोग गांव के जो कि गवर्नमेंट की योजनाओं पे ही डिपेंडेंट हैं, जैसे लाइट आएगी तो गवर्नमेंट की जो भी योजना है उससे आएगी, या उनके यहाँ पानी आ रहा है तो गवर्नमेंट की जो योजना है, तो कुल मिला के ऐसे लोग जिनके पास अभी लाइट, बिजली, पानी जो बेसिक नेसेसिटी है, जो बेसिक नीड है वही पूरी नहीं हो पाई है, तो वो कैसे आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को एक्सेस करेंगे। उनके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, बट वो चार्ज नहीं कर सकते हैं, उनके गांव में नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों के बीच में, मतलब ऐसे लोगों तक टेक्नोलॉजी पहुंच ही नहीं पा रही है, तो बहुत सारी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती। और एक तबका ऐसा है, एक पार्ट ऐसा है जहाँ पे जितनी भी सुविधाएं हैं वो बहुत ही आसानी से और सबसे पहले पहुंच जाती हैं। तो इसके बीच की जो खाई है उसको हम बोलते हैं डिजिटल डिवाइड, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, सिंपल एक टर्म था, वो मैंने आपको बता दिया। और कई बार डिजिटल डिवाइड आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे मैं जितना पढ़ा रही हूँ सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रही हूँ, कि आपके एग्जाम में अगर पूछा गया है तो वो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम आते हैं मेन कंप्यूटर पे, ठीक है। आईसीटी में हमें मेन क्या पढ़ना है, कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर से ही आपका आईसीटी आगे बढ़ेगा, राइट। तो कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर कैसे काम करता है, उसके घटक कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जानना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे
पहले कंप्यूटर। अब थोड़ी देर के लिए आईसीटी को भूल जाइए, सिर्फ एक शब्द है आपके पास कंप्यूटर। कंप्यूटर को हम कंप्यूटर ही लिखेंगे, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। राइट नाउ कंप्यूटर में सबसे पहले हमें पढ़ना है हिस्ट्री। तो पहला डाल लीजिए कंप्यूटर का इतिहास। है तो कंप्यूटर का इतिहास या खाना इसको आप खाना लिख तुम ले सकते लो। हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, राइट। इधर आओ तुम हिस्ट्री अंदर ऑफ पहले। कंप्यूटर में थोड़ा सा अगर मैं बेस बनाऊं तो कंप्यूटर आपका लगभग 4000 साल पहले बनाया जा चुका है। हाँ, संगणक बोलते हैं, बट क्या जरूरत है बिना मतलब पूजा वाले मोबाइल भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करने का, जब कंप्यूटर समझ में आ रहा है। ऊपर पूजा पूजा यहाँ पे जी जूही जी, मैं मानती हूँ कि आपको हो सकता है पीडीएफ देखने का टाइम नहीं मिले, बट एक बार देखिए, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी बोर्ड पे। आपको उसके लिए पीडीएफ देखने की जरूरत नहीं है। बट जैसे मैंने बोला एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूरा थ्योरेटिकल है, तो उसके लिए एक बार तो आपको कुछ चीजें पीडीएफ में देखनी पड़ेंगी कि बस 5 मिनट आपका लगेगा, उसको आपने पढ़ लिया, बात खत्म। या फिर अगर आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो उससे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। कोई भी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो चाहे थ्योरेटिकल हो चाहे प्रैक्टिकल हो, वो सब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी। ठीक है, चले। तो अब हिस्ट्री में 4000 साल पहले आपका जो अबेकस है, अबेकस सबको पता है, जो एक स्लेट की तरह आती थी। अबेकस का एक शॉर्ट फॉर्म ऐसे स्लेट रहती थी जिसमें 10 यहाँ पे 1 2 मालाएं जैसे रहती थी, राइट। इसको हम बोलते हैं अबेकस, मतलब इस तरह की डिवाइसेस को हम बोलते हैं अबेकस। तो 4000 साल पहले गणना करने के लिए आपका कंप्यूटर जो है वो बनाया गया। ये सिंपल सा वही बात है कि हम खुद भी गणना कर सकते हैं, लेकिन काफी समय लग रहा है, तो ये सोचा गया कि इसके लिए कोई मशीन बना दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो 4000 साल पहले चाइना ने आपका अबेकस बनाया। इसी क्रम में 1500, 1600 सन, 1700 सन बहुत सारी मशीनें बन के आई। वो कभी भाप से चल रही हैं, कहीं कोयले से चल रही हैं, और सिर्फ उनसे क्या करवाया जा रहा है, गणना। उनका नाम जैसे नेपियर स्टोन हो गया, मार्क 1, लेबनीज व्हील, ये सारी बहुत सारी डिवाइसेस हैं क्रम में जो कि बनाई गई और इनसे गणना कराई गई। उसके बाद बीच में आपके पास 1830 के लगभग, सबसे पहले 1820 में चार्ल्स बेबेज नामक व्यक्ति ने एक इंजन बनाया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। ठीक है, और 1830 में इसी व्यक्ति ने, चार्ल्स बेबेज जी ने ही एक इंजन बनाया, एनालिटिकल इंजन। जो पहला इंजन बनाया था डिफरेंस इंजन, उसमें कुछ त्रुटियां आ रही थी। सिर्फ सोचिए क्या कर रहे थे इसमें, गणना, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा था। बट जब बड़े बड़े नंबर का प्लस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, गुणा करना हो, तो ये सारी चीजें क्या हो रही थी, फेल हो रही थी, इसमें त्रुटियां आ रही थी। तो डिफरेंस इंजन आप क्या हुआ, हो गया। फिर सेकेंड टाइम पे इन्होंने 1830 में ही क्या बनाया, एनालिटिकल इंजन। ठीक है, इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही है। डिफरेंस, क्योंकि ये नाम है डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, तो इसको आप हिंदी में आप अपने आप से लिख लीजिए। एनालिटिकल इंजन आपका एक तरह से वर्क कर गया, काम कर गया, तो इस वजह से इनको क्या बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर। का नाम है चार्ल्स बेबेज, और इनको बोला गया
फादर ऑफ कंप्यूटर, या हम बोल सकते हैं कंप्यूटर के जनक, है ना। फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर के जनक कौन है आपके? चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने 1830, लगभग इसलिए मैं सन में बोलती हूँ क्योंकि सन आपके बहुत कंफ्यूजिंग है। 1830 कहीं कहीं 1833 भी लिखा है, कहीं 1831 भी पढ़ा है मैंने, बट एक स्टैंडर्ड बुक है जिसमें 1830 लिखा है, इस वजह से मैं 1830 मान के चल रही हूँ कि 1830 में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया जो कि सक्सेसफुल रहा, और तब से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, ठीक है, या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर यहाँ पे इनको बोला जा रहा है। नेक्स्ट, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जैसे छोटे बच्चों को दी जाती है कि उनको पता होना चाहिए, क्योंकि बेस पता होता है तो आगे पढ़ने का थोड़ा सा मन करता है। नाउ, इसके बाद आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो लगभग जब खत्म हो रहा था, ठीक है, 1945-1946 की बात है ये, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो थोड़ा पहले ही हो गया था, राइट। तो 1945-46 में ये गणना करने की जरूरत पड़ी कि कौन सी चीजें, कितने वेपन यूज किए गए हैं, किस कंट्री ने कितने वेपन दिए हैं, कितने लोग मरे हैं, कितना खाना कहाँ पहुंचाना है। तो एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन था ये सब चीजें। इनको कैलकुलेट करने के लिए एक बहुत बड़े कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ी। तो जो आपकी हिस्ट्री है वो लगभग 1946 से स्टार्ट होती है, फर्स्ट जनरेशन, और पहला कंप्यूटर बनाया गया वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो फर्स्ट है, पहली पीढ़ी जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर की, वो स्टार्ट होती है 1946 से, पहली पीढ़ी, ठीक है, या आप कह सकते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, या कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। कब से स्टार्ट हुई है ये? 1946 से, और कब तक रही है? 1959 तक। 1946 से 1959 तक आपकी आवाज कट रही है। अच्छा ठीक है, हो सकता है माइक आपका हिल रहा हो मेरा, इस वजह से, ठीक है, चलिए। तो पहली पीढ़ी आपकी मानी जाती है 1946 से 1959 पे। बहुत सारी जगहों पे ये आपको 1942 से भी मिलेगा, बट उससे परेशान मत होइएगा, पहली बात एग्जाम में नहीं पूछा जाता, दूसरी बात काफ़ी कंफ्यूजिंग है कि कब से स्टार्ट। ऐसा नहीं कि 1946 में स्टार्ट किया और उसी दिन बना के ख़त्म कर दिया, क्योंकि रिसर्च बहुत पहले से चल रही थी। तो हो सकता है 1942 में भी कोई कंप्यूटर बना हो, 1943 में भी, 44 में भी, बट पहला कंप्यूटर जो कि वर्किंग था, आपका एक अच्छे से काम कर रहा था, वो एनालॉग सिग्नल्स में, वो आपका 1946 में माना जाता है। और 1946 में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, किस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके कंप्यूटर बनाए गए, तो वो है आपका वैक्यूम ट्यूब। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बस यही आपको पढ़ना है यहाँ पे, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करके पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आपके बनाए गए थे। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आप विश्वास करेंगे सिर्फ और सिर्फ गणना करने के लिए बनाए गए, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए, और लगभग 1800 स्क्वायर फीट बड़ा, मतलब हो सकता है कि 2-3 घर मिला के आपका सिर्फ एक कंप्यूटर बनाया गया है ना। तो 1800 स्क्वायर फीट में एक मशीन बनाई गई जिससे सिर्फ उसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना है। और उस मशीन की भाषा क्या है, उस मशीन को कौन सी भाषा आती है, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की भाषा आती है। क्यों 0 और 1 की भाषा आती है? क्योंकि अच्छा चलें, अब एक कंप्यूटर की बात यहाँ पे करते हैं, हिस्ट्री 2 सेकंड के लिए छोड़ते हैं। कंप्यूटर आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, और इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ ऑन और ऑफ होता है। ऑन और ऑफ का मतलब है 1 और 0, जब ऑफ है तो 0, जब ऑन है तो 1, राइट। इसी वजह से हम कहते हैं कि कंप्यूटर की जो भाषा है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है, या कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, तो वो है आपकी मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में क्या है, सिर्फ 0 और
1। क्यों 0 और 1 है? क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑन ऑफ की प्रॉपर्टी है, वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आप कुछ ऐसे इमेजिन करिए कि आपको अगर कोई मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो इसको लिखने के लिए कई मूवीज आपने देखी होंगी, जापानीज, कोरियन, जहाँ पे लाइट को ऑन ऑफ कुछ लोग फंस जाते हैं एक जगह पे और वहाँ पे लाइट को ऑन ऑफ करके एक मैसेज पूरा का पूरा लिखते हैं या टाइप कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी आपका सिंपल वही है कि आपको अगर 2 लिखना है तो एक जगह लाइट फ्लो की गई, एक जगह लाइट नहीं फ्लो की गई। थोड़ा सा टेक्निकल है, बट आप ऐसे सोचिए कि 2 लिखने के लिए थोड़ी सी लाइट फ्लो की गई, फिर एक बार स्विच ऑफ कर दिया गया, स्विच ऑन स्विच ऑफ। इसका मतलब अगर ये है, ये परिभाषा लिखी गई है कि अगर एक बार ऑन एक बार ऑफ हुआ तो उसको हम बोलेंगे 2, राइट। ये पूरी की पूरी प्रॉपर परिभाषा इसकी लिखी गई है, तभी ऐसा हो रहा है। या फिर आपको ए लिखना है तो मान लीजिए ए लिखा है ऐसे, तो मतलब 3 बार लाइट ऑन करो, 2 बार बीच में ऑफ कर दो, इसका मतलब ये क्या है? ये ए है, राइट। कुछ इस तरह से इनकी परिभाषा, ये सही परिभाषा नहीं है ए की जो चल रही है। ये मान लीजिए मैंने परिभाषा बनाई कि ये अगर मैं ऐसे लिखूंगी इसका मतलब कि ए, ठीक है। जैसे पहली बार जब बनाई गई काखा गाखा हमारा या देवनागरी बनाई गई तो उसमें ये थोड़ी नहीं था कि कैसे लिखना है। सिंपल ये हुआ कि ये चीज ऐसे लिख दी जाए, इसको हम बोलेंगे का, ठीक है। उसी तरह मशीन की लैंग्वेज भी है। अब का को मशीन में कैसे लिखा जाएगा? तो उन्होंने परिभाषा बना ली कि का को मशीन में हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 1 बार 0 5 बार 1, ठीक है। और ये परिभाषा हमेशा की कभी भी अगर ये आएगा तो इसको हम का ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जब भी ये आएगा इसको हम का पढ़ेंगे। तो इस तरह से परिभाषा बनाई गई। तो कंप्यूटर क्या समझता है? आपकी मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज क्या है आपकी? जब आप इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से काम लेते हैं, तो यहाँ पे 0 और 1 की भाषा समझी जाती है या ऑन ऑफ की भाषा समझी जाती है, ठीक है। चले, तो वैक्यूम ट्यूब आपका इस्तेमाल किया गया, 1800 स्क्वायर फीट में रखा गया। लगभग 10,000 वैक्यूम ट्यूब लगा के आपका पहला कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक है। और पहला कंप्यूटर जो बना था, कौन सी भाषा का इस्तेमाल हुआ था? यहाँ पे मशीन लैंग्वेज या फिर मशीन भाषा का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। मशीन भाषा मतलब पूरा का पूरा कंप्यूटर, अगर आपको कोई 2+2 कराना है तो आप 2+2 लिख के नहीं दे सकते, आप उसको डायरेक्ट 0 और 1 के फॉर्म में, 2 की जो परिभाषा आपने लिखी है वो, प्लस की जो परिभाषा लिखी है वो, इक्वल टू की जो परिभाषा लिखी है वो, आप उसको उसी फॉर्म में लिख कर देंगे, तभी वो उस पे काम करेगा। थर्ड, यहाँ पे मेमोरी नहीं थी, मेमोरी नहीं थी। मेमोरी का क्या मतलब है? कोई भी चीज स्टोर करना। सिंपल सी बात है, जो भी इनपुट दिया जाता था वो डायरेक्ट आउटपुट के रूप में आपको मिल जाता था, कुछ भी स्टोर नहीं किया जा सकता था, कुछ भी स्टोर नहीं करते थे, राइट। जैसे आपने 2+2 किया तो आज क्या है, आप एक फाइल बना के उसको स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। पहले क्या था, आपने 2+2 किया, इनपुट दिया, आउटपुट मिल गया, खत्म। दोबारा से अगर 2+2 करना है तो फिर से आप 2+2 को 0-1 की भाषा में लिखेंगे, फिर आपको जो उत्तर मिलेगा वो भी 0-1 की भाषा में मिलेगा। उसको आप कन्वर्ट करें तो आपको पता चलेगा कि ये 4 है, ठीक है। इनपुट और आउटपुट के लिए, इनपुट एंड आउटपुट के लिए पंच कार्ड इस्तेमाल किए जाते थे, पंच कार्ड, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं पंच कार्ड ही, ठीक है। इनपुट और आउटपुट के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता था? पंच कार्ड। अब ये पंच कार्ड क्या है? सिंपल एक प्लास्टिक का, प्लास्टिक नहीं बोलेंगे, कागज बोलेंगे, जो हार्ड कागज होता है उसका कार्ड है। अगर 2+2 करना है तो आपने यहाँ पे 2 की परिभाषा लिखी, प्लस की परिभाषा यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी जो भी है, फिर से 2 की परिभाषा लिखी। अब
सिर्फ 2+2 तो करना नहीं, जो भी लिखना है आप इस कार्ड में लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको इसी कार्ड में, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई दूसरा कार्ड, इसी कार्ड में आपको आउटपुट भी मिलेगा। जैसे आपने ये इनपुट दिया, अब जो आउटपुट मिलेगा वो इतना बड़ा नहीं मिलेगा। अब आउटपुट के लिए आपको सिंपल क्या आउटपुट आ गया 100। अब क्या करना है, मुझे सिर्फ इसको बदलना है कि ये 100 क्या है। मैंने बदल दिया, आंसर आ गया 4। तो मतलब 2+2 का आंसर क्या आया 4। ये मैं सिर्फ इसलिए डिटेलिंग समझा रही हूँ कि थोड़ा सा आपके दिमाग में क्लियर हो कि एग्जैक्टली कंप्यूटर है क्या। बाकी सारी चीजें, ये सारी चीजें तो एग्जैक्ट नहीं पूछी जाती एग्जाम में, बट हाँ हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जो जिस चीज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ठीक है, 4000 बिट। हाँ देखें 4000 बिट क्यों थी, या 4000 बिट आपका क्यों इस्तेमाल होता है। 4000 बिट में आप कुछ भी सेव नहीं कर सकते। अब एक चीज बताएं, जब आप पंच कार्ड इंसर्ट करते हैं तो पंच कार्ड में ये जो लिखा है प्रोसेसर वैक्यूम ट्यूब, इसको तो पढ़ेगा। तो वही जो आपके वैक्यूम ट्यूब्स थे वही जब इसको पढ़ते थे तो उसको हम बोल देते थे कि अच्छा इतने बिट हमारे पास है। बाकी कुछ भी स्टोर नहीं होता था, कुछ भी सेव नहीं किया जाता था। जैसे ही इनपुट दिया गया आउटपुट तुरंत मिल गया। लेकिन जैसे अब मैं बोलूँ कि मुझे प्रोसेस करना है 2+2, तो जब मैं 2 बोल रही हूँ तो कहीं ना कहीं तो मेरे माइंड में 2 जा रहा है। फिर मैंने जब प्लस बोला तो माइंड में गया, फिर 2 बोला तो माइंड में गया। जैसे ही मैंने 4 बोला उसके बाद में फिर से ब्लैंक, कुछ भी मेरे पास स्टोर नहीं है। अगर मैंने उसको स्टोर कर लिया तो अगली चीज में नहीं भर पाऊंगी या अगली चीज में प्रोसेस नहीं कर पाऊंगी। तो वैक्यूम ट्यूब्स क्या करते थे, सिंपल प्रोसेसिंग का काम करते थे, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब आपकी टेक्नोलॉजी है, राइट। तो यहाँ पे मेमोरी नहीं थी, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट के लिए पंच कार्ड इस्तेमाल होते थे, मशीन भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, एंड लास्ट थिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या बैच प्रोसेसिंग लिखें, विच इज ज्यादा, बैच प्रोसेसिंग क्या है। बैच प्रोसेसिंग को आप कह सकते हैं समूह में प्रसंस्करण करना या समूह प्रसंस्कृत डेटा। अब यहाँ पे अगर आपके पास जैसे ये है कि आपको लॉग भी करना है, आपको प्लस माइनस भी करना है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। लॉगरिथम निकालना, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालना, प्लस माइनस निकालना, ये सब अलग अलग चीजें हैं। तो एक साथ जब एक ही तरह का काम किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। लेमैन लैंग्वेज में अगर हम बात करें आम भाषा में, तो थ्रेसर मशीन आपने देखी है। थ्रेसर मशीन क्या है, एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है या बैच प्रोसेसर है। कैसे, वो सिर्फ आपसे क्या लेता है, गेहूं, और आपको भूसा अलग करके देता है, गेहूं अलग करके देता है। क्या उसमें धान का प्रोसेसिंग हो सकता है? नहीं, वो सिर्फ एक काम के लिए बना है, एक समय पे एक काम ही वो कर सकता है। ठीक है, अब ये मत कह दीजिएगा कि अब मल्टी टास्किंग आ गए हैं, एक साथ धान वाला भी हो रहा है, बट उसके लिए उसकी अलग से मशीन लगाई गई है। बट स्टार्टिंग के जो थ्रेसर थे उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ गेहूं ही प्रोसेसिंग करते थे, सिर्फ और सिर्फ गेहूं ही उससे अलग किया जाता था भूसे से, राइट। जैसे आपके बैंक की अगर हम बात करें तो बैंक में जो पासबुक प्रिंटिंग मशीन है, क्या वो कोई और काम करती है? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पासबुक को प्रिंट करने का काम करती है। उसके पास सिर्फ एक काम है कि आपने जैसे ही अपनी पासबुक दी, उसने आपका अकाउंट नंबर दे दिया और तुरंत उसने आपकी पासबुक को प्रिंट करके दे दिया। वो कैश नहीं गिन सकती, वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकती, वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। वो सिर्फ बैच में आपके एक से ज़्यादा, जैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पासबुक, 1 2 3 4 5 जितनी पासबुक लगा देंगे वो बैच में सबको कर देगी, प्रिंट करके दे देगी। लेकिन ऐसा नहीं कि पासबुक के बाद आपने कैश लगा दिया तो पासबुक करने के बाद वो कैश भी गिनेगी, नहीं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग, या समूह में जब एक साथ एक तरह के काम किए जाते हैं उनको बोलते हैं बैच ऑपरेटिंग। ठीक है, चलें, तो ये हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, जहाँ पे आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा
पहली पीढ़ी में कौन सी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता था? वो क्या है? वैक्यूम ट्यूब। इसी को घुमा के पूछा जाएगा। सेट 1 में दे दिया गया है पहली पीढ़ी और सेट 2 में है वैक्यूम ट्यूब। आपको मैच करना होगा, दैट्स इट। इसके अलावा इससे कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं बन सकता है, लेकिन ये आपको रटना होना चाहिए कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल की क्लास में पूरा जनरेशन खत्म करेंगे और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कोशिश करूंगी कि खत्म हो जाए। ठीक है, आई होप बेस आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे मुझे बहुत आसानी होगी चीज़ों को जल्दी जल्दी कैरी फॉरवर्ड करने में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।